नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच दूरियां कम होती नजर आ रही हैं। हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच लगातार फोन पर हो रही बातचीत के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेताओं के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है और हरक सिंह रावत जल्द ही घर वापसी कर सकते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच अब दूरियां लगातार कम हो रही हैं। 24 घंटे के भीतर ही दोनों के बीच दूसरी बार बातचीत होने से फिर सियासी माहौल गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत सोमवार को पिटकुल कार्मिकों के धरना स्थल पर पहुंचे। वहां पिटकुल में कार्यरत अवर अभियंताओं ने अपनी पीड़ा उन्हें बताई तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तत्काल ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत से बात की। उन्होंने कहा कि इन कार्मिकों का मसला हल होना चाहिए, इन्हें बातचीत के लिए बुलाया जाए। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कई दिनों की कड़वाहट को खत्म करने की कोशिश करते हुए वन मंत्री हरक सिंह रावत को सरप्राइज फोन किया और कहा कि आपदा में तो सांप और नेवला भी एक हो जाते हैं, आप तो मेरे भाई हैं। देखा, आपदा के समय में सांप और नेवला जो है एक ही उसमें तैर जाते हैं, हम तो दोनों भाई हैं। ये हमारे लोगों पर बड़ी आपदा आई है। आप फॉरेस्ट मिनिस्टर हो। ये आपदा आई है, चुकम गांव है, चुकम गांव मोहान के सामने, उन पर और एक सुंदर खाल में आई है। और मेरी रिक्वेस्ट भी है और सलाह भी है कि आप ये दोनों गांवों को आकर के जरा सा देखिए। बातें उनकी हुई है और टेलीफोनिक वार्ता हुई है, वो आपदा से संबंधित मुद्दे को लेकर हुई है। और इसमें अगर किसी व्यक्ति के बीच में सरकार में बैठे हुए लोग और विपक्ष के लोगों के बीच में संवाद होता है तो वो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। हरदा और हरक के बीच बातचीत को बीजेपी के नेता गंभीरता से नहीं ले रहे। बीजेपी का कहना है कि हरक सिंह रावत मंत्री हैं और हरीश रावत का उन्हें किसी समस्या के लिए फोन करना रूटीन बातचीत है। वहीं हरक सिंह रावत भी हरीश रावत के फोन पर हुई बातचीत को रूटीन बातचीत बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी और विचारधारा आधारित पार्टी है। हमारे पार्टी के पदाधिकारी, विधायक, सांसद सभी जो संगठन में काम करने वाले होते हैं वो किसी विचारधारा से जुड़े होते हैं। हमारे देश प्रथम है, उसके बाद दल है और उसके बाद व्यक्ति है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई विषय नहीं। हरक सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और कई मंत्रालयों का दायित्व तो उनके पास है जिसका उन्होंने 4 साल तक बेखूबी निर्वहन किया। कोई इतना जरूर है कि कोई भी यदि किसी विषय को बोलता है तो पार्टी उसका संज्ञान लेती है और संबंधित फोरम पर उस पर चर्चा होती है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच जुबानी विवादों का सिलसिला कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ऐन वक्त चुनाव से पहले यह बड़े भाई और छोटे भाई में बदल गया है। जी हाँ, देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड में आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इससे पहले कहीं ना कहीं जिस तरह से हरक सिंह रावत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं तो उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि हरीश रावत उन्हें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में आने का न्योता जरूर दे रहे हैं। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। तो उत्तराखंड की सियासत में पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो बातचीत दो नेताओं की हो रही है और इन दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हो रही है, इस बातचीत के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इन दोनों की बातचीत को अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोड़कर यशपाल आर्य के कांग्रेस का दामन थामने यानी घर वापसी करने के बाद जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, उन सब के बीच जिस तरीके से इन दो नेता हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच चल रही है, ये किसी न किसी तरीके से खिचड़ी पकने की सुगबुगाहट है। और इसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ विनय गोयल जुड़ रहे हैं जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। फोन लाइन पर मेरे साथ उमा सिसोदिया जुड़ चुके हैं जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, और थोड़ी देर में कांग्रेस से भी उनके प्रतिनिधि मेरे साथ जुड़ेंगे। विनय गोयल जी, शुरुआत आपसे ही। भाई, ये चल क्या रहा है? आप ये कहेंगे, आप चलिए पार्टी की बात रखने के लिए पहुंचे हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं, तो आप कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, एक शिष्टाचार बात होती है, कोई नेता फोन करते हैं, आप भी फोन करते होंगे, कांग्रेस के भी कई सारे लोग फोन करते होंगे, लेकिन ये बातचीत फोन से आगे किस समझ में आ रही है सर? नहीं धर्मराज जी, मुझे
ऐसा कुछ लगता नहीं है। जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव होता है। बिल्कुल। और इस उत्सव में सभी प्रकार के जिस प्रकार की जिसकी रुचि होती है वो उस प्रकार के काम करता है, परिधान पहनता है, व्यवहार करता है, संदेश देता है, सभी काम होते हैं। और मुझे तो ये लगता है धर्मराज जी, अगर आप देखें कि हरीश रावत जी की जितनी एक प्रकार से उन्होंने अपना रूप दिखाने का कोशिश किया था कि पहले तो उन्होंने सारी ताकत अपनी इस बात के लिए लगाई कि किसी भी तरीके से उनका नाम कांग्रेस के मुख्यमंत्री प्रत्याशी के रूप में घोषित हो जाए। ठीक है। उसमें वो फेल हो गए। उसके बाद पूरी ताकत इस बात में उन्होंने लगा के रखी कि साहब जिसे मैं चाहूंगा वो पार्टी में आएगा, जिसे नहीं चाहूंगा वो नहीं आएगा। मुझे लगता है ये सब करके हरक सिंह रावत जी ने हरीश रावत जी को एक्सपोज कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि मतलब जो हरीश रावत जी चाहेंगे वो होगा। तो मुझे जिस प्रकार से एक प्रकार से कहता हूं, उन्हें एक प्रकार से आईना दिखाने का काम हरक सिंह रावत जी ने कर दिया है कि आज की तारीख में हरीश रावत जी का कद या उनका जो उनकी छवि थी या राजनीतिक हैसियत प्रकार से वो दिखाते थे, वो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव भी नहीं रहे। उन्होंने तो मांगा था कि साहब हमें वहां से छुट्टी दे दीजिए पंजाब से, उन्हें बिल्कुल छुट्टी दे दी गई और उन्हें कहा कि आप अब सामान्य हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भर रह गए हैं वो। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जनता देख भी रही है, समझ भी रही है। नहीं सर विनय गोयल जी, इसमें एक क्रॉस क्वेश्चन सर ये बनता है कि इस तरीके की बातें जब शुरू होती हैं तो बात शुरू होती हैं, 2 दिन 3 दिन चलती हैं, फिर ठंडी पड़ जाती हैं। आपने भी देखा हो ऐसे कई सारी बातें ठंडी पड़ जाती हैं, फिर कभी गाहे बगाहे, फिर सप्ताह 10 दिन, महीने, 2-4 महीने के बाद फिर ऐसी बातें उठती हैं, लेकिन कंटिन्यूटी में बात उठ रही है सर। इसका मतलब अगर धुआं नजर आ रहा है, कुछ अग्नि का कण वहां पे आपको दिख रहा है, क्यों भारतीय जनता पार्टी में भी बातचीत तो हो रही होगी, ऐसा नहीं है कि आप लोग इग्नोर कर रहे होंगे। नहीं धर्मराज जी, जैसा मैंने कहा ना कि जिस प्रकार की छवि एक प्रकार से हरीश रावत जी ने बनाने की कोशिश की थी, उसको हरक सिंह रावत जी ने बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया है। और उनको मतलब जिस प्रकार का पूरा वातावरण उन्होंने बनाया था कि भाई जो कुछ हूं बस मैं ही हूं, वो सब उनकी छवि मुझे लगता है कि हरक सिंह रावत जी ने तार तार कर दी है और हरीश रावत जी को झुकने पर मजबूर कर दिया है। ठीक है, अगर झुकने पर मजबूर किया है तो ये कांग्रेस पार्टी देखे। इस वक्त मेरे साथ उमा सिसोदिया भी जुड़े हुए हैं, जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। उमा सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी इस पूरे गेम को जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में चल रहा है, एक दूसरे के विकेट गिराने का और स्कोर बढ़ाने का, इसको किस रूप में ले रही है, किस रूप में देख रही है? देखिए, ये सियासत है। यही लोग थे जिन्होंने जब 2017 में बीजेपी ज्वाइन करी और हरीश रावत जी पूरे उत्तराखंड में ये कहते घूमते रहे कि मेरे साथ धोखा किया गया है, उत्तराखंड के लोकतंत्र के साथ धोखा किया है और जनता इनको माफ नहीं करेगी। लेकिन आज चूंकि कांग्रेस की स्थिति आम आदमी पार्टी के आने के बाद बहुत खराब हो चुकी है और यही कमोबेश स्थिति इस समय बीजेपी की भी है कि आम आदमी पार्टी की आमद से कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां घबराई हुई हैं और उनको ये मालूम है कि हरक सिंह रावत जी और उनका जो पूरा एक ग्रुप है वो 8-9 विधायकों का ये कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका रखते हैं, एक कद्दावर नेता है उत्तराखंड के। तो दोनों पार्टियां उनको अपनी पार्टी में बनाए रखने की कोशिश में है। बीजेपी चाहती है कि हमारी पार्टी से ना जाए और कांग्रेस चाहती है किसी भी तरह से टूटकर हमारी पार्टी में आ जाए।
और हरीश रावत जी का झुकना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कांग्रेस को कितनी जरूरत इस समय इन विधायकों की है। और जिस तरीके से बीजेपी रोकने की कोशिश में है, उन्हें पता है कि अगर ये विधायक चले गए तो हमारी कुछ सीटें हाथ से निकल जाएंगी। और पहले ही एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है उत्तराखंड में बीजेपी के लिए कि उन्हें मालूम है कि पहले ही हम लोगों ने कुछ काम पिछले 4.5-5 साल में किया नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्रियों को बदलने का काम किया है। और आम आदमी पार्टी के आने से कहीं ना कहीं जो मुकाबला है बहुत रोचक हो चुका है, त्रिकोणीय मुकाबला है। उमा जी, ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी की जहां तक बात है, जहां तक मेरी समझ के आती है, एंटी इनकम्बेंसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला रहा है। और अब आप लोग सियासत को समझते हैं, आप लोग सिर्फ उत्तराखंड नहीं पूरे देश के सियासत को देखते होंगे। इस एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़ा अच्छा खेल करती है। वो 30-40%, 50% विधायकों का टिकट काट के नए लोगों को खड़े कर देती है। तो वो तो उनका काउंटर है। हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए सीएम बदले गए हों, चेहरे बदले गए हों। मेरा सवाल आपसे यही है कि आम आदमी पार्टी ज्यादा नुकसान किसको पहुंचा रही है? क्योंकि आपने कहा ना कि दोनों को दिक्कत हो रही है, तो किसको ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है आपकी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों को पूरा नुकसान पहुंचा रही है। अगर आपने कहा कि हम राजनीति को समझते हैं, तो राजनीति को इस समय आप भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री चेहरा है कर्नल कोठियाल साहब, हमने मतलब मेरे को कहने की बात नहीं है, सभी जानते हैं कि हमने जो कर्नल साहब को मैदान में उतारकर बीजेपी वोटों में एक बड़ी सेंध लगाई है। आर्मी का जो वोट है वो हमें मालूम है कि कर्नल साहब की वजह से हमारे पास आएगा, और आज तक आर्मी का जो वोट था बीजेपी के पास गया। उसके अलावा जो हमारी फ्री बिजली की जो योजनाएं हैं, जो हमारे दूसरी रोजगार की जो योजनाएं हैं, और जिस तरह से कांग्रेस के हरीश रावत जी बराबर हमारी रोजगार योजनाओं को उन्होंने झटकने की कोशिश की, और जिस तरह से धामी जी लगातार नई नई घोषणाएं बेरोजगारों को रोजगार देने की कर रहे हैं, तो साफ जाहिर होता है कि दोनों ही पार्टियां इस समय आम आदमी पार्टी से घबराई हुई हैं कि अब ये लोग आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसका वोट ज्यादा निकालेंगे, क्या कांग्रेस का वोट हमारी तरफ कितना आएगा और बीजेपी का कितना आएगा। सबसे ज्यादा पसीने हमारी जो आमद है उससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के छूटे हुए। सक्रियता से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल, क्योंकि जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं इस पर तो हमने पहले भी बातचीत की और आगे भी हम बातचीत करेंगे। कोर इशू मेरा आज बातचीत करने का जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं गोयल साहब, इशू सीधा सीधा स्पष्ट यही है कि कई ऐसे नाम उत्तराखंड से लेकर दिल्ली दरबार तक भारतीय जनता पार्टी के चर्चा में हैं। बड़े नाम जो विधायक हैं और मंत्री हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि देर सवेर, महीना 2 महीना हो सकता है कि आचार संहिता लगने से पहले या आचार संहिता लगने के बाद वो छोड़ेंगे। कई लोग तो स्पष्ट कहते हैं कि छोड़ने वाले हैं। मेरा ये सवाल आपसे है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के आला कमान या फिर केंद्रीय आला कमान तक ये बात नहीं पहुंची होगी, ये संभव नहीं है। काउंटर करने के लिए क्या उन लोगों से जिनके नाम चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर किसी का, जिन लोगों के नाम चल रहे हैं, क्या उनसे बातचीत हो रही है? धर्मराज जी, देखिए, विपक्षी और क्या करेंगे, इनका कहीं जनाधार है नहीं, कहीं इनको प्रदेश का स्वीकार नहीं कर रही। पूरा प्रयास करने के बावजूद भी, भारतीय जनता पार्टी के हर काम में शंका पैदा करने के बावजूद भी, भारतीय जनता पार्टी के हर बड़े काम को छोटा करके दिखाने के प्रयासों के बावजूद भी, एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ये नीचे नहीं ला पा रहे। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनकी विश्वसनीयता है, वो बहुत उच्च स्तर की है और जनता को आज उन पर पूरा भरोसा है। तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार के भ्रम फैलाकर, शंका पैदा करके वो अपना जनाधार बनाना चाहते हैं। हम काम करके अपना जनाधार बना रहे हैं, वो भ्रम फैलाकर अपना जनाधार बनाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से उन्हें कोई सफलता मिलने वाली है। चलिए, सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। ये आपका परसेप्शन सूरज सिंह ने सर धर्मराज जी एक बात कहना चाहता हूं जी जल्दी सर। एक कांग्रेस ने एक मिथक बनाकर अपनी लोगों को सांत्वना देने का प्रयास किया कि भाई साहब, उत्तराखंड में तो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस ये चलन है और इस बार हमारा नंबर है। ठीक है, रोटी मतलब रोटी पलट देने का चलन है, उसको भुनाने की कोशिश। सूरज सिंह नेगी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कांग्रेस पार्टी के, ऐसी नहीं है, मैं तथ्यों के साथ साबित कर सकता हूं। ठीक है सर, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सूरज सिंह नेगी जी, आप थोड़ा देरी से जुड़े। 2 पॉइंट यहां पर आए हैं
पहला पॉइंट यह है कि हरक सिंह रावत ने हरीश रावत को डाउन कर दिया, पहली बात। दूसरी बात यह आई है जो अभी विनय गोयल जी कह रहे थे कि हवा किस दिशा में बह रही है इसको पहचानने के लिए एक गुब्बारा छोड़ा गया है और दिशा देखा जा रहा है। तो ये जो बातें चल रही हैं कि ए जो मंत्री हैं वो कांग्रेस में आने वाले हैं, बी आ चुके हैं, सी आने वाले हैं, डी विधायक हैं वो भी आने वाले हैं, तो ये आप लोगों का प्रोपेगेंडा है और इसको उत्तराखंड के लोग समझ रहे हैं। देखिए धर्मराज जी, भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार बनी है 2014 में, इन लोगों ने दल बदल को बढ़ावा दे करके एक ऐसी संस्कृति को इस देश में डेवलप किया कि जिससे कि अब ये जो आग इन्होंने लगाई दल बदल की, इससे भारतीय जनता पार्टी ही झुलसेगी। और अब हेलो जी, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है नेगी जी। और उत्तराखंड में इनके जो है पार्टी के नेताओं का भरोसा नहीं रह गया इन पे, और जो कांग्रेस से गए हुए लोग थे उनको वहां पर काम करने का मौका नहीं मिला। और पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं को मिलाकर सरकार बनाई। और ये जो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा की सरकार प्रदेश में थी, मैं तो कहता हूं कि जो कांग्रेस से गए हुए लोग थे उनके साथ इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई और उनको काम करने का मौका नहीं दिया। और जब वो वहां पर उपेक्षित रहे, उनकी सुनी नहीं गई। अब वो 4.5 साल तो उन्होंने काट लिए। लेकिन नेगी जी, इसमें सर एक कांग्रेस में आ रहे हैं, ठीक है नेगी जी, एक सर मेरा काउंटर है इसमें, छोटा सा सूरज सिंह नेगी जी, एक मेरा काउंटर है। तो अगर उन्होंने आग लगाई, दल बदल को इतना हवा दिया, मैं समझ सकता हूं कि किस परसेप्शन को, उदाहरण को सामने रखकर आप ये बातें कह रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अब इतनी उदारता क्यों दिखा रही है? अब बोल दीजिए ना, नो एंट्री है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने हमारे सरकार गिरवा दिया था, आप लोगों की कोई एंट्री नहीं है, तो फिर आप दिल खोल कर उनका स्वागत, इस्तकबाल, कालीन बिछाकर क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाता है तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। अगर उन्होंने गलती की है, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आ गए, पूरी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आ गई और कांग्रेस के कुछ नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आ गए, तो अगर वो उत्तराखंड की जनता से माफी मांग लेते हैं और अपनी गलती को कबूल कर लेते हैं कि उनसे गलती हुई है, तो घर वापसी में कोई दिक्कत नहीं है। परंतु सर फिर अगर नहीं, अगर मैं फिर से एक छोटा सा काउंटर है सूरज सिंह नेगी जी, अगर आप दल बदल को गुनाह मानते हैं तो उस गुनाह को करेक्ट करने के लिए, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया भारतीय जनता पार्टी जाने, तो फिर आप उसमें ब्रेक लगाने की कोशिश कीजिए ना। फिर आप वही कहते हैं सुबह का भूला शाम को लौट जाए। सर 5 साल, ये सुबह शाम की बात नहीं है, कई शाम गुजरे होंगे। देखिए धर्मेंद्र जी, ये दल बदल लोकतंत्र में बहुत ही खराब व्यवस्था है। ये दल बदल होना ही नहीं चाहिए। जो लोग किसी दल की विचारधारा से ऊपर उठ करके, जनता से ऊपर उठ करके अपने को समझने लगते हैं और वो इस प्रकार के दल बदल करते हैं, तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज देश की जनता को समझना चाहिए। सर मेरे पास लिमिटेड टाइम है, नेगी जी आप थोड़ा देरी से जुड़े थे, मैं एक क्विक रिएक्शन, हितों को सर्वोपरि रखते हैं। ठीक है, नहीं सर सैद्धांतिक तौर पर नहीं नेगी जी, सैद्धांतिक तौर पर आपकी हर बात से मैं सहमत हूं, लेकिन फिर क्योंकि हम दल बदल पर तो आज बात कर नहीं रहे कि हम उस पर लंबा जाएं, इसका क्या इतिहास रहा, क्या कानून है, क्या इसका भविष्य हो सकता है। मैं क्विक रिएक्शन गोयल जी से भी चाहूंगा और उमा सिसोदिया से चाहूंगा। गोयल जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले उमा सिसोदिया जी। उमा सिसोदिया जी, क्या आपकी पार्टी के बारे में एक बात कही जाती है, अब सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कि आम आदमी पार्टी में भी लोग आएंगे, लेकिन वो लोग आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, जब उम्मीद से उनकी टूटेगी तो फिर वो लोग आपके पास आएंगे। उमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है।
मेरा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी को लेकर ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में भी लोग आएंगे, लेकिन वो लोग आएंगे जो बीजेपी और कांग्रेस से निराश हो जाएंगे। टिकट के लाभार्थी जो इच्छुक हैं उनको जो नहीं मिलेगा वो आपके दर पे आएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी में हमेशा से अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कही है कि सभी दलों में अच्छे और खराब लोग होते हैं। कांग्रेस में और बीजेपी में जो लोग अपने आप में घुटन महसूस कर रहे हैं और अच्छी छवि के लोग हैं, साफ छवि के लोग हैं, जनता में उनकी पकड़ है, जनता उनको पसंद करती है, तो उन सभी लोगों का आम आदमी पार्टी में स्वागत है। हमारी नई पार्टी है उत्तराखंड में। देखिए, हम लोग किसी दूसरे राज्य से तो यहाँ पर लोगों को इम्पोर्ट नहीं करेंगे ना। अपना संगठन बनाने के लिए, अपने लोगों को बढ़ाने के लिए, अपना जनाधार बढ़ाने के लिए हमें यहीं के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपकी बात सही है विनय गोयल जी। मैं चाहूंगा कि जो बातें सूरज सिंह ने, ठीक है उमा जी, लिमिटेड टाइम है, विनय गोयल जी जल्दी से आप कमेंट कीजिए जो बात निकी जी ने कहा था। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, अभी केवल माननीय यशपाल आर्य जी और उनके पुत्र के उनके पार्टी में आ जाने के कारण से इनकी उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। और ये अभी जिस प्रकार से बिल्कुल आत्मसमर्पण की मुद्रा में है कि आप आ जाइए तो हमारा कुछ उद्धार हो जाएगा, तो ये इनका आत्मसमर्पण निश्चित रूप से इन्हें और भी अधिक नुकसान पहुंचाएगा। और जो हमारा दावा है कि जो हमने कहा था आपकी बार 60 बार, वो हम अपने दावे को। चलिए ठीक है सर। अब देखिए विनय गोयल जी और निकी जी, आप दोनों अपने अपने घर में सर दरवाजे थोड़ा मजबूत कर लीजिए, ताला वाला उसमें लगवाइए, लॉक अच्छे लगवाइए ताकि लोग एग्जिट ना करें। ये कोशिश दोनों पार्टी के दल कर, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग हैं, कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, कई लोगों के नाम तो पीछे चर्चा में चल रहे हैं। चलो दरवाजा आप लोग मजबूत कर लीजिए, दीवार ऊंची करवा लीजिए ताकि स्थिति से बची जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया विनय गोयल जी चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। उमा सिसोदिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज सिंह निकी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।